गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ओमिक्रॉन के दरमियान आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपने ही चैनल अपने ही क्लास एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र का सेक्शन शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का क्लास चल रहा है, दरोगा का रिजल्ट भी आ गया है। जितने भी दरोगा कैंडिडेट हैं उस सारे सब्जेक्ट को कवर करें, क्योंकि मेंस में आपका करंट अफेयर्स से 2-4 डाल देता है लेकिन सिलेबस में है नहीं। और मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन आपका लगभग उधर सेक्शन कवर करेगा। 80 क्वेश्चन ट्रेडिशनली रहता है दोस्तों, 75-80। तो आप सारे सेक्शन को कवर करेंगे दरोगा स्टूडेंट। और एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। साइंस का जो क्लास होता है उसको हर क्लास को देखें, है ना, हर क्लास उसको देखना चाहिए आप लोगों को। साइंस ग्रुप डी वाले को एनटीपीसी सारे सब्जेक्ट को देखें। एनटीपीसी ऊपर से पूछता है, ऊपरी लेवल से पूछता है। दरोगा का सिलेबस भी ठीक ठाक ही रहता है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन लेवल अच्छा था इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। और आइए हम लोग आज इकोनॉमिक्स का फिर कल चर्चा किए थे। आर जो है सो आपका अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, किसी भी सेक्टर का, किसी भी विश्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अर्थशास्त्र का आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत, देखिए सिंपल बात है कि अगर पूरे इकोनॉमी को देखा जाए, आप आंख बंद करके देखिए, सोचिए। हम लोग ऐसे पढ़ना नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस क्षेत्र में है, कृषि किस क्षेत्र में है, उद्योग किस, पूछा क्वेश्चन आपसे कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आपको ऑप्शन दे देगा। औद्योगिक क्षेत्र किस में आता है, सेवा क्षेत्र किस में आता है ना। तो ये सब आपको जानना है। मैंने 3 ही क्षेत्र पूछता है। तो अगर पूरे अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था, हम अभी चाइना अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हर देश में ही बांटा गया है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है आपका 5 ऐसे 3 क्षेत्र आप मेनली आप याद रखेंगे। 3 क्षेत्र, कितने क्षेत्र याद रखेंगे? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र में याद आपको रखना है। और 2 क्षेत्र आपको एडिशनल और देंगे इसमें हम, 1 और फिर आपको 1 इधर 2 और देंगे। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, पंचक क्षेत्र, माने 5वां क्षेत्र। ये पूछता नहीं है एग्जाम में ज़्यादा दोस्तों, लेकिन बता देंगे इसको भी आपको। मेनली हम लोग प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं और द्वितीय क्षेत्र देखते हैं, तृतीय क्षेत्र देखते हैं। इस क्षेत्र में आता क्या है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पूरे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है, वो प्रकृति पर ही डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? प्रकृति पर। जो नेचर ने दिया, हम लोग को जो नेचर दिया, वन, पहाड़, पर्वत, खेती, मिट्टी, मैदान, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। माने प्रकृति का दिया हुआ क्षेत्र। इस क्षेत्र में लिखेंगे आप लोग प्रकृति का दिया हुआ क्षेत्र, माने नेचर का दिया हुआ क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, इसको कह सकते हैं प्रकृति का क्षेत्र, इसमें आ जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति का सारा क्षेत्र आ जाएगा। जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि कृषि किस में है, तो इसी में है। वन किस में है, तो इसी में है। पशुपालन किसी में है, तो इसी में है। माने जो आप देखिए, मत्स्य किस में है, तो इसी में है ना। खनन किस में है, तो इसी में है। उत्खनन किस में है, तो इसी में है। माने ये जो प्रकृति का चीज़ है, सारा क्षेत्र अगर पूछेगा, ज़्यादा पूछता है कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य पूछता है, मछली पालन, ये सब प्रकृति का देन है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इस सेक्टर में जो लगे हैं लोग, वो प्राथमिक क्षेत्र के लोग कहलाएंगे। इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, माने कृषि है, किसान है, तो प्राथमिक क्षेत्र की सेवा दे रहा है, काम कर रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका ये हो गया। द्वितीय क्षेत्र देखिए, अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र,
द्वितीय क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र क्वेश्चन करेगा तो जितना इसका प्रोडक्ट है, जो इसका कच्चा माल है, मान ली कृषि से, वन से, है ना, मान ली कृषि से ले लिए, और कृषि से ले लिए, अब सपोज दैट कृषि का गेहूँ ले लिए, तो गेहूँ से क्या क्या बनता है, बहुत सारा फैक्ट्री में चला गया तो उसका हॉर्लिक्स बन जाएगा, मैदा बन जाएगा, है ना, कुरकुरे बन जाएगा, चिप्स बन जाएगा, इस तरह से आपको चलता है। आपका वन से फैक्ट्री में आप जाइएगा, प्रोडक्शन होगा तो बहुत सारा फर्नीचर बन रहा है, ये बन रहा है, इंडस्ट्री में बन रहा है। पशुपालन से भी बहुत सारा इंडस्ट्री लगा हुआ है ना। मत्स्य हो गया, खनन और उत्खनन, दो शब्द आपको दिया हुआ, खनन और उत्खनन। देखिए ये दोनों शब्द समझते लोग नहीं है कि दोनों शब्द लिख दिए हम। खनन क्या होता है, जब आपका वर्टिकल ऐसे जमीन है और खुदाई वर्टिकल हो रहा है तो खनन हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। मतलब वर्टिकल, अगर वर्टिकल खुदाई हो रहा है, मतलब नीचे जैसे बोरिंग करते हैं वैसे खुदाई हो रहा था, खनन होगा। अगर क्षैतिज हो रहा है, इस तरह से खुदाई हो रहा है क्षैतिज तौर पे, तो इसको उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ऐसे खुदाई हो रहा है तो उत्खनन कहते हैं, है ना। दो तरह की बात बताए, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों देखिए, जो आपका कच्चा माल है, माने औद्योगिक क्षेत्र, सीधे जानिए औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री। जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं वो द्वितीय क्षेत्र होंगे। जो प्राकृतिक क्षेत्र, कच्चा माल जहाँ पर प्रोडक्शन हो, जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ पर उत्पादन होता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उसमें सिर्फ उत्पादन ही नहीं आएगा, जैसे निर्माण, अब निर्माण क्षेत्र आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में। निर्माण में क्या, मान लो कोई भवन बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो कौन क्षेत्र में आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। निर्माण में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन बन रहा है ना, बिल्डिंग, अपार्टमेंट बन रहा है, कोई बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, तो क्या बात, निर्माण के काम हो रहा है, तो निर्माण का काम भी आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र में। पहला बात, विनिर्माण, विनिर्माण इसको कहते हैं, ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण क्षेत्र किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसमें क्या होता है, जितना प्रोडक्शन, जितना आपका उत्पादन हो रहा है, जितना चीज़ बन रहा है, तेल मसाला, गोल्ड की, हल्दी फैक्ट्री, जितना प्रोडक्शन, कपड़ा लत्ता, जितना आपका बन रहा है, कपड़ा हो गया, है ना, मशीन हो गया जो एक से बन रहा है, मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब सारा औद्योगिक क्षेत्र में आता है। इंडस्ट्री क्षेत्र, जो भी इंडस्ट्री बैठा हुआ है, जो काम इंडस्ट्री बनाने के काम कर, उत्पादन जो कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, वो सारा इसमें आ जाएगा। ऊपर लिख चुके हैं, ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है। विद्युत इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन करेगा विद्युत किस में है, तो इसी में है। जल किस में है, इसी में है। जल से जो प्रोडक्शन होता है, लाइन वगैरह, बिजली वगैरह, वो जल, है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। जल सिर्फ ही नहीं समझिएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों, ठीक। अब तृतीय क्षेत्र में क्या है, टर्सरी, इसको कहते हैं इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, SECONDRY, सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर्स, है ना, इसको टर्सरी सेक्टर्स। ये दोनों समझ गए, क्लियर। तृतीय क्षेत्र में होता है वो सेवा क्षेत्र, इसमें आप सीधे देखिएगा, सेवा क्षेत्र, सर्विस, सेवा क्षेत्र, सर्विस। अब किसी तरह का सर्विस हो, प्राइवेट हो या मान ली कोई बैंकिंग में, बैंकिंग हो गया, इसी में हो गया, बैंकिंग में कोई काम कर रहा है वो व्यक्ति आपका आ जाएगा। बीमा में कोई काम कर रहा है, इसमें आ जाएगा, है ना। तो शिक्षा में कोई काम कर रहा है, इसमें आ जाएगा। तो ये सारा जो काम, जो सेवा कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं तृतीय क्षेत्र में, सेवा करने के काम, जो भी सर्विस कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आपका इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल भी रखता है ये तीनों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जिस देश में इसकी ज़्यादा महत्ता होगी, प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज़्यादा, मान लीजिए 100% है, 100 आदमी है और 50% मान लीजिए ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, वहाँ के सपोज दैट किसी भी देश का अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन करता है, ज़्यादा अगर सेवा क्षेत्र रहेगा, परसेंटेज सेवा क्षेत्र, तो समझिए कि वो इकोनॉमी डेवलप्ड है। ये क्षेत्र ज़्यादा होना चाहिए। जैसे भारत में पहले क्या था, प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा था, कृषि में लोग ज़्यादा लगे थे, 50%, 51%। आज क्या हुआ कृषि का, आज कृषि में लगभग 14.9% लगभग लगा हुआ है लोग। तो घटते जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है और तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अब कोई खेती करना चाहता नहीं है, कोई पशुपालन करना चाहता नहीं है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कोई रहना चाहता नहीं है, मत्स्य को उपजाना चाहता नहीं है, इस क्षेत्र में छोड़ करके लोग जा रहा है, जहाँ चल नौकरी मिल जाए
इंडस्ट्री में लगेगा, इस क्षेत्र में जॉब कर रहा है लेकिन सेवा दे रहा है, सेवा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में लोग लगा हुआ है। पढ़ा रहे हैं हम गांव में खेती नहीं करना चाह रहे, पढ़ाना चाह रहे हैं अपना, तो हम सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। टीचर है सेवा क्षेत्र में लगा, बैंकिंग सेवा क्षेत्र में लगा, बीमा में लगा हुआ है, लोग सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है। तो इस सेक्टर का जैसे जैसे बढ़ोतरी होगा, जैसे जैसे इस सेक्टर का बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा इस सेक्टर, वैसे ऐसे अर्थव्यवस्था आपके बढ़ेगा, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। मतलब इसका योगदान अगर ज़्यादा होगा, प्लस होगा, तो अर्थव्यवस्था समझे बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। एक घट रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। अगर इसमें इस क्षेत्र में लोग कम रहे हैं, कम लोग खेती कर रहे हैं, तो समझिए अर्थव्यवस्था आपका बढ़ रहा है। और भारत यही था, आज़ादी के समय ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए थे, आज़ादी के बाद धीरे 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 आज इसमें सेक्टर में 14% लगभग लोग लगे हुए हैं, बाकी सब इस सेक्टर में और इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। तो जैसे देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका अगर पूछिए आपसे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, जितना डेवलप कंट्री है, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, ये सब कंट्री में क्या है, तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लगे हुए हैं, है ना, इसीलिए आपका डेवलप कंट्री सब कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, समझिए पूरा क्लियर हो गया है। चलिए, ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय। जो क्वेश्चन यहीं से करेगा आपको, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा, एक क्वेश्चन करेगा। दूसरा कहेगा कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में अगर तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा है और प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था वहाँ मजबूत होगी कि कमजोर होगी। तो क्या बोलेंगे आप, मजबूत होगी, है ना। इस तरह से बात हो जाएगी यहाँ पे। और आपको हम बताएं एक पंचम चतुर्थ क्षेत्र और एक पंचम क्षेत्र, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। कभी क्वेश्चन तो करता नहीं है, लेकिन जान लेना चतुर्थ क्षेत्र में कौन लगे हुए हैं। तृतीय क्षेत्र का ही लोग उन्नत किस्म है इसमें। तृतीय क्षेत्र जो लगे हुए सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग में, बीमा में, सब जगह सेवा जो दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा उन्नत लोग, मतलब उन्नत किस्म के लोग, उन्नत किस्म, उन्नत नहीं कहिए, थोड़ा सा इससे डेवलप। जैसे कि मान लें कि आपको कोई कर प्रबंधक में लगा हुआ है, टैक्सेशन में, कहाँ लगा हुआ है, कर प्रबंधक में लगा हुआ है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, पोर्टफोलियो प्रबंधक है, पोर्टफोलियो प्रबंधक है, म्यूचुअल फंड प्रबंधक है, फंड प्रबंधक, मतलब ये सब व्यक्ति जो है, ये सब काम करने वाला, इस व्यक्ति, इस म्यूचुअल फंड प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट करने वाला, इसमें जो काम कर रहा है, उच्च टेक्निक आदमी, उच्च ब्रेन का आदमी है, तो वो आदमी जो भी है वो भी काम कर रहा है, सेवा का ही काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप आदमी है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का। तृतीय क्षेत्र का ही चौथा रूप है ये चतुर्थ क्षेत्र। कोई पोर्टफोलियो, आप म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, इकोनॉमिक्स का म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का काम है, ज़्यादा सिक्योरिटी होता है, इसमें पैसा जमा किया जाता है। क्या है, पोर्टफोलियो प्रबंधक, शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो होता है, तो उसका जो मैनेजमेंट करता है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो प्रबंधक करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला लोग होते हैं, अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो हो गए। टैक्स का प्रबंधन करना, कर जो होता है उसका मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, उसके बारे में बताना, सरकार को सलाह देना, ये सब काम में जो लगे हुए व्यक्ति हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इतना जानिए आप। और कहेगा सर पंचम क्षेत्र में कौन आते हैं, ये आप जो बताएं, ये आपको ये क्वार्टरी क्षेत्र हो गया, ये कौन हो गया, क्वार्टरी क्षेत्र हो गया। और आपका क्वाइनरी क्षेत्र, ये क्वार्टरी इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरी, है ना, इसको कहते हैं क्वाइनरी। पंचम क्षेत्र में बहुत उच्च किस्म का आदमी रहता है, उच्च किस्म का व्यक्ति, उच्च किस्म का काम, जैसे शोधकर्ता, रिसर्चर, साइंटिस्ट वगैरह, जैसे कानूनी सलाहकार, कोई अगर कानूनी सलाहकार हैं, तब कोई आपका वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक, ओ उस तरह के लोग, वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता हो गया, कानूनी सलाहकार हो गया, अच्छा अच्छा अर्थशास्त्री हो गए, ये सब आते हैं पंचम क्षेत्र में। बात समझे, ये क्लियर हो गया, आपका सेक्टर क्लियर हो गया, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो गया। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है, लीजिए। चलिए मिटा दें, चलिए अब आइए हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्गीकरण, मतलब
क्लासिफिकेशन, काइंड्स ऑफ अर्थव्यवस्था, क्लासिफिकेशन कहिए इसको, है ना, क्लासिफिकेशन। ये भारत की इकोनॉमी नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे बटा हुआ है। अर्थशास्त्र तो समझ ही गए आप, है ना। चलिए आइए अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अभी किसी कंट्री का इकोनॉमी नहीं लगा है, इसके तरफ इंडियन इकोनॉमी नहीं बोल रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, है ना। अब इसको समझिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत कैसा है, पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं हम कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप कहेंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित, मिला हुआ। किसका मिला हुआ? किसका मिला हुआ, ये चीज़ समझना हमको, है ना। तो कल भी चर्चा किए थे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को कंगाल कर दिया था अंग्रेज यहाँ की इकोनॉमी को चूस लिया था, ड्रेन सिस्टम कर दिया, मतलब पूरे नली की तरफ बहा लिया। सुलबिन साहब कहे थे, कौन? सलूबिन कौन? सलूबिन साहब कहे थे कि आपको कल बताए थे कि गंगा तट से रुई भिंगो करके स्पंज की तरह जैसे स्पंज छेना खाते हैं वैसे स्पंज की तरह गंगा तट से, हमारे देश से वो स्पंज उठा करके पूरा भर के टेम्स नदी के पास स्पंज को गाड़ता था। सलूबिन का कहना है, पूछता है क्वेश्चन, कौन कहे? सलूबिन साहब, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमी बन गया। और जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास धन दौलत नहीं था, भारत की इकोनॉमी खराब थी, भुगतान संतुलन बिगड़ा हुआ था, यहाँ का सरकार ऋण में थी, है ना। तो इस तरह सरकार को क्या चाहिए था? पूंजी भी चाहिए था। क्या चाहिए था? पूंजी भी चाहिए था। तो निजी पूंजी कहाँ से आएगा? सरकार पास पूंजी है नहीं, सरकार क्या है? सरकार पास खाली हाथ है, पूंजी है नहीं, तो पूंजी वाले चाहिए। मैंने पूंजीवादी को अपना लिया, पूंजीवादी कहिए या निजी कहिए, उसको अपना लिया। और दूसरी सरकार की नीति का सरकार भी अपने साथ रहा, दोनों मिलकर जो काम किया पूंजीवादी और सरकारी, उसको कहते हैं मिश्रित, मिला हुआ अर्थव्यवस्था। तो आपको पहले अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अगर हम देखें तो बहुत तरह से देख सकते हैं। एक आपको राज्य कहिए या सरकार कहिए, राज्य कहिए या सरकार की भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर, इस पर बांटिए पहले आप। राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य है या सरकार की भूमिका, सरकार की क्या भूमिका है। अगर सरकार जो है सो आपको, यहां देखिए, अगर सरकार, तीन भाग बांटते हैं यहाँ पे हम, अगर सरकार का उसमें ज़्यादा भूमिका नहीं है, निजी का भूमिका है, तो उसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? पूंजीवादी या उदारवादी या निजी अर्थव्यवस्था। बात समझे, है ना। कैपिटलिस्ट ये उदारवादी और निजी अर्थव्यवस्था कहेंगे उसको। इसमें क्या है कि इसमें सरकार की भूमिका अहम नहीं होती है, सरकार की भूमिका न के बराबर होती है, बराबर होती है। इसमें, इस अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी ज्यादा होता है। अब समझिए इसको, ऐसे लिखने से लिखते रह जाएंगे हम, किताबें देख लीजिएगा आप। पूंजीवादी, उदारवादी, निजी अर्थव्यवस्था, इसको सरकार की भूमिका। इस अर्थव्यवस्था में जैसे आप एक बार हम बोलते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में बताते हैं आपको कैसे। अमेरिका, उदाहरण लीजिए, अमेरिका ही पूंजीवादी है, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, है ना, कनाडा हो गया, ये सब आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप अब समझ चुके होंगे क्या है यहाँ। यहाँ पर क्या होता है, इस कंट्री में
बड़ा बड़ा इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग, एलन मस्क है, बिल गेट्स है, जितने भी हैं पूंजी लगाते हैं, किसी भी काम में पूंजी लगाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि पूंजी निजी हाथ में रहता है, निजी लोग अपना पूंजी लगाते हैं। तो निजी जब पूंजी लगाएंगे तो मैक्सिमम लाभ लेना चाहेंगे। क्या लेना चाहेंगे? मैक्सिमम लाभ हो, लाभ लेने के उद्देश्य से करेंगे। तो ये अच्छा बात भी है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसका सबसे बड़ा क्या है खासियत कि मैक्सिमम लाभ के लिए काम करेगा। कोई पूंजी लगाएगा तो प्रॉफिट लेने के लिए काम करेगा। उससे क्या होगा? बाजार में क्या होगा? प्रतियोगिता, कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारा मार्केट में आ जाएगा। पूंजीवादी वाला बहुत सारा पूंजी लगाएगा। मोबाइल में कोई एक फैक्ट्री खोला, दूसरा भी खोल देगा। एक सब्जी मंडी में एक सब्जी बेचा, दूसरा सब्जी बेचेगा। तो जैसे जैसे पूंजी बनेगा, प्रतियोगिता बढ़ेगा, सामान की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सामान की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्यों? कंपटीशन है भाई। पूंजीवादी एक से एक लगा रहा है पैसा, तो कंपटीशन है। जहाँ कंपटीशन है वहाँ तो सामान अच्छा दीजिएगा तब बिकेगा, नहीं तो फिर बिकेगा नहीं। जैसे कैसे इंडिया मोटरोला वगैरह बैठ जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहता है कि आपको सरकार, निजी हाथ में रहता है पूंजी, निजी लोग लगाता है, इन्वेस्ट करता है, सामान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पे प्रतियोगिता ज़्यादा होगी, वहाँ पे लाभ के उद्देश्य से काम किया जाएगा वहाँ पे, है ना। इस तरह से आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों को और क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता होता है। यहाँ पर आर्थिक आज़ादी भी होता है, आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें सरकार दखलबाजी नहीं करती है कि उत्पादन क्या करना है, उत्पादन क्या करना है, उपभोग क्या करना है। मांग सप्लाई पर डिपेंड करता है, मांग एवं पूर्ति पर मार्केट। बाजार जो है, बाजार, ये बाजार, अमेरिकी बाजार, ब्रिटेन के बाजार, जापान के बाजार, मांग पूर्ति पर डिपेंड करता है। मांग अगर ज़्यादा होगा, मांग अगर मार्केट में ज़्यादा है ना, और पूर्ति नहीं है तो सामान का दाम बढ़ जाएगा। मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, सामान का रेट घट जाएगा। तो मांग पूर्ति पर पूरा बाजार डिपेंड करता है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आर्थिक स्वतंत्रता। एडम स्मिथ कहे थे, एडम स्मिथ जो आपका फादर हैं, इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनका बुक बताए थे कल आपको, द वेल्थ ऑफ नेशन इनका बुक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बोले थे, लेसेज फेयर का नियम दिए थे, लेसेज फेयर, याद रखिएगा, लेसर फेजर का नियम, लेसेज फेयर। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं LASSAIEZ, लेसेज फेयर, है ना। इसका मतलब हिंदी में होता है अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहा गया कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एडम स्मिथ का कहना था कि जहां पर निजी लोग लगा रहे हैं पूंजी, ज़्यादा पूंजी निजी लोग का लगा हुआ है, सरकार वहां पर दखलंदाजी नहीं करेगी, कम करना चाहिए सरकार को दखलंदाजी, है ना। ये अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था बढ़ते रहेगा। इसीलिए आपका अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर देखा जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहाँ सरकार की भूमिका कम है, निजी हाथों की भूमिका ज़्यादा है, पूंजीवादी की भूमिका ज़्यादा है। तो इसीलिए वो उदारवादी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इकोनॉमी क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरल हो जाएगा, है ना। तो आपका डिपेंड करेगा, मांग और पूर्ति पर, वहाँ पर डिपेंड करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला सरकार की भूमिका पर। दूसरा है राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या हो गया? राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है? सरकार की भूमिका ज़्यादा होगी, मतलब जहां सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा है, सरकार की भूमिका सरकार ही कहेगी कि उत्पादन कितना करना चाहिए, उपभोग कितना करना चाहिए, प्राइस कितना रखना चाहिए, सब सरकार तय करेगी। वैसी अर्थव्यवस्था जहां सब सरकार तय करती है, सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है, वैसी अर्थव्यवस्था को राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बेकार है, ये भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन भारत न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया आज़ादी समय, न ही तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया। अगर इन्वेस्टर इसके पास पूरा कर देता तो उसके हाथ में रहता, ये भी नहीं अपनाया, क्योंकि भारत गरीबों का देश है। इसीलिए भारत जो है, तीसरा जो है सरकार की भूमिका पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को ये अपनाया। ठीक है। इसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी मिलेगा ऑप्शन में, या पूंजीवादी मिलेगा,
है ना जी, या उदारवादी मिलेगा, कुछ भी मिले, प्लस सरकार, निजी एवं समाजवादी। समाजवादी कहिए, अर्थव्यवस्था कहिए, या राज्य कहिए, या सरकार कहिए, अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है? क्वेश्चन करता है बराबर बराबर मिश्रित, इसी से क्वेश्चन करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से। भारत कैसा है? एग्जाम्पल यहाँ पर भारत दीजिएगा। क्या दीजिएगा? भारत। क्या दीजिएगा? भारत। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब भारत है। यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, मतलब सरकार भी है और निजी हाथ में भी है, दोनों अर्थव्यवस्था है। ये सरकार की शुरू में नेहरू सरकार की जब आज़ादी के बाद मजबूरी था कि पूंजी इसके पास था नहीं, इसलिए पूंजीवादी अपनाया और सरकार अपनी भूमिका रखती। देखिए सरकार की भूमिका तो हर देश में होती है, ऐसा थोड़ा है कि जहाँ पूंजीवादी अमेरिका देश है, अमेरिका चाहे ब्रिटेन, जापान, तो वहाँ इन्वेस्ट करने वाला पूंजीवादी है, निजी हाथ में। कहाँ है? निजी हाथ में। लेकिन ऐसा थोड़ा कि सरकार यहाँ पर एकदम गौन हो गया, तब तो फिर कब्जा कर लेगा लोग। तब तो एलन मास्क और माइक्रो बिल गेट्स वगैरह ही अमेरिका पर शासन करता। फिर आपका राष्ट्रपति वहाँ चुनाव करने की क्या जरूरत था? जो बाइडेन की क्या आवश्यकता थी? नहीं, सरकार की भूमिका हर जगह होती है, ज़्यादा और कम, पलरा भारी ज़्यादा। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब सरकार भी है, एक तरफ सरकार मान लीजिए आप, सरकार, एक तरफ पूंजीवादी मान लीजिए, दोनों है, दोनों बैलेंस में है, सरकार लेके चल रही है इसको, नियामक की, कंट्रोल की भूमिका कर रही है, कंट्रोल करने का काम कर रही है। ठीक है। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका, वहाँ भी सरकार नियामक का काम करे, लेकिन कम हस्तक्षेप करती है। यहाँ पर लेसर फेयर का नियम काम करता है अमेरिका में, वहाँ हस्तक्षेप नहीं करना, वहाँ की इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना है, लेसर फेयर का नियम है। लेसर फेयर हस्तक्षेप नीति, लेसर फेयर एडम स्मिथ दिए थे, क्वेश्चन करता है आपसे। ठीक है, ये हो गया आपका सरकार की भूमिका के आधार पर हम लोग बांटे अर्थव्यवस्था को। ठीक है, दूसरा ये, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 तरह हो गया, 1 2 3, मिटाए। चलिए अब आइए विकास के आधार पर, अगर हम अर्थव्यवस्था को इसको बांट रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं अभी खाली हम, अगर विकास के आधार पर बांटा जाए तो सीधी सी बात है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। 3 तरह का बात आएगा, विकसित, अविकसित और विकासशील, है ना, यही आएगा 3 चीज ना। विकसित अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, विकसित, अविकसित और विकासशील, है ना। चलिए लिखते हैं, इसको समझाते हैं फिर। देखिए अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण कर रहे हैं विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पे, बहुत आसान सब्जेक्ट है, विकास के आधार पर। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसका संबंध सब सब्जेक्ट के साथ है दोस्तों, इसलिए पढ़िए इसको विकास के आधार पे। अब विकास के आधार पर आप बांटेंगे तो क्या होगा? एक विकसित होगा, विकसित अर्थव्यवस्था, आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। एक हो गया अविकसित, अ मतलब नहीं, अविकसित, अविकसित अर्थव्यवस्था। और तीसरा हो गया विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, डेवलप इकोनॉमी, ये हो गया डेवलप, अनडेवलप और डेवलपिंग, 3। और विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी विकास कर चुका है, जो अभी इसको आकलन किया जाता है। जैसे अमेरिकी डॉलर पर विश्व बैंक इसकी आकलन करती है, अमेरिकी डॉलर पर 2018 में डॉलर की थी कि जिसका इनकम आपको $12,336 पर कैपिटा होगा प्रति व्यक्ति, जिसका जिस देश में प्रति व्यक्ति आय, एक साल में प्रति व्यक्ति आय $12,356। दोस्तों डॉलर अभी चल रहा है कितना, गुना कर दीजिए लगभग 80-85 रुपये जो भी है, तो उतना पर आपको, तो इतना इससे जिसका ऊपर होगा वो डेवलप कराएगा। अविकसित जो आपका $1,000 से भी नीचे है, $1,000 से भी नीचे है, वो अविकसित है। और इसमें जो है, जो इसमें 3 तरह का दिया है, 2 तरह का, एक निम्न और उच्च वर्ग, आप इतने जानिए, तो इतना भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। विकासशील अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो,
प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो अविकसित कहलाएगा। और जिसको विकासशील अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जो विकास कर रहा है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,000 से नीचे और $1,000 से ऊपर हो वो आपका विकासशील देश है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, भारत है आपका विकासशील, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, है ना, ये सब आपका अभी विकासशील देश है। भारत आपको याद रखेंगे, भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। क्वेश्चन करता है अविकसित में क्या हो गया? अविकसित में जैसे कि आपका सहारा का क्षेत्र हो गया, सहारा का क्षेत्र में आता है सहारा का क्षेत्र जो होता है, सहारा पर मरुस्थल जो क्षेत्र है अफ्रीका का, वहाँ पर आपको जैसे चाड हो गया देश, नाइजर हो गया, है ना, ये सब। और ध्रुवीय क्षेत्र भी आपका जैसे कि आपको इस अफ्रीका में सोमालिया हो गया, ये सब देश अभी आपका अविकसित है, डेवलप नहीं है। यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय $1,000 1005 होता है, डॉलर से कम है ना, कम है। और इससे ज़्यादा ये होगा और ये तो सबसे ज़्यादा होगा। ये आपका 12,336 पहले का आंकड़ा है, 2018 का ये आंकलन दिया हुआ है विश्व बैंक। विकसित में आपको कौन कौन आ जाएगा? इसमें आप तो फेमस है जो पूंजीवादी था, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जितना देश है ना, फ्रांस, कनाडा, ये सब आपका विकसित अर्थव्यवस्था का देश है। समझ गए होंगे आप? इतना ही समझिए आपको विकसित क्या है, अविकसित क्या है और विकासशील क्या है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फटाफट अब आइए क्षेत्र के आधार पे क्या बांटे हम लोग? क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं। क्षेत्र वही क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के आधार पर वही केस यहाँ भी आ जाएगा। सिर्फ खाली जानना है हम लोग को, कुछ जानना इसमें नहीं है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फिर बांटिए। एक प्राथमिक क्षेत्र माने कृषि क्षेत्र, माने कह सकते हैं कृषि अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था लिख दीजिए सीधे, कृषक वाला अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और आप कह सकते हैं औद्योगिक, दूसरा औद्योगिक अर्थव्यवस्था, लिख के पढ़ाना है ना। तीसरा हो गया सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, सेवक लिख दीजिए, सेवक अर्थव्यवस्था, नहीं सेवा कर दीजिए, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कृषक अर्थव्यवस्था, जिस देश में 50% से ज़्यादा 51% लोग है ना कृषि में लगे हों, वैसी अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। एक लाइन में जहाँ पर 50 से 51% लगभग, उससे ज़्यादा हो, कम नहीं, ये कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगा। औद्योगिक में यही बात, जहाँ पर 51% लोग इंडस्ट्री में लगा हो, वैसी अर्थव्यवस्था को लिखेंगे कॉपी में, आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे दोस्तों, उसको आपको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेवा में जहाँ पर 51% लोग सेवा में लगे हों, सर्विस में, है ना, कोई भी सर्विस, प्राइवेट सर्विस हो, और बताया थे प्राइवेट सर्विस हो और कोई भी सर्विस हो, पढ़ा रहे हैं वो भी सर्विस है, इसमें लगे हों, वैसी अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। कैसा देश कहलाएगा? सेवक देश कहलाएगा। बस इतने जानना आपको। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब आइए फिर बांटिए इसको, अर्थव्यवस्था को। देखिए बांटने का, पूरा देश को बांट रहे हैं हम, पूरा वर्ल्ड को बांट रहे हैं। जहाँ जिसको जौन देश को आपको रखना है 3 भाग में बांट कर रख सकते हैं आप। ऐसे विकास के आधार पे,
सरकार की भूमिका के आधार पे, है ना, क्षेत्र के आधार पे। और अगर हम बांटें पूरे विश्व को, पूरे विश्व जो है आपका देश, जितना देश है 250, जितना भी देश है कंट्री, उसको बांटें हम विश्व के संदर्भ में, विश्व के आधार पर। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बांट दें विश्व के आधार पे तो 2 भाग में बटेगा पूरा विश्व। एक होगा, बराबर पूछता है इससे, खुली अर्थव्यवस्था, इसको एकदम ध्यान रखेंगे, ओपन इकोनॉमी, और एक हो गया बंद अर्थव्यवस्था। क्या हो गया? बंद अर्थव्यवस्था। बंद मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी, दोनों याद रखेंगे। ये हमेशा पूछता है, बंद अर्थव्यवस्था तो हमेशा स्टार लगा देते हैं इस पे, ये हमेशा पूछता है। बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? देखिए, विश्व में आधार पर जहां खुली अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिस देश में निर्यात आयात होता है। आयात मतलब लाना, सामान को आयात करना, अपने देश में मान ले सामान को लाना, और निर्यात मतलब भेजना। निर्यात मतलब भेजना, आयात मैंने लाना, निर्यात में भेजना। आयात निर्यात होता है वैसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुला है, ओपन है, सामान लाइए भी दूसरे कंट्री से, वीवो का मोबाइल लाइए भी, ओप्पो लाइए भी, सैमसंग लाइए भी, और अपना प्रोडक्ट भी जो भेजना है बाहर भेजिए भी, है ना। तो आयात और निर्यात जिस देश में होता है वैसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सारा कंट्री तो लगभग आपको खुली अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो। क्या हो? बंद हो। आयात निर्यात बंद हो, नहीं हो, बंद हो। मतलब ऐसा देश जो न तो आयात करता हो न तो निर्यात करता हो, अपने आप में मस्त रहता हो, वैसी देश को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसका एग्जांपल एक दो आप देखेंगे नेट पर सर्च मार के, ऐसे बता देते हैं। उत्तर कोरिया, उत्तरी कोरिया जो है आपका बंद अर्थव्यवस्था है। वहाँ ना तो कहीं से, वहाँ उत्तरी कोरिया देश जो है वहाँ तो नहीं तो सामान कहीं से लाता है और नहीं तो कहीं निर्यात कहीं भेजता है। वो अर्थव्यवस्था क्लोज्ड है, बंद अर्थव्यवस्था है, किसी से मतलब नहीं रखता है। नहीं तो अपना प्रोडक्ट किसी देश में भेजता है। उत्तरी कोरिया का सामान आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा। दक्षिण कोरिया का आपको सामान मिल जाएगा, जिससे आपका, है ना, सैमसंग कहाँ का है? कोरिया का है, दक्षिण कोरिया का है, लेकिन उत्तरी कोरिया का सामान नहीं है। उत्तरी कोरिया नहीं तो सामान किसी को भेजता है, नहीं तो आयात न करता है, न निर्यात, नहीं तो किसी से, किसी वर्ल्ड से, किसी से न मंगाता है। वो न आयात करता है न निर्यात करता है, वो इसलिए उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए हो गया। आइए, अब आइए नियोजन के आधार पे। नियोजन समझते हैं ना जी? नियोजन, अभी टीचर का नियोजन हो रहा है। नियोजन के आधार पे वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण नियोजन के आधार पे, माने प्लान के आधार पे। क्या है? प्लान, प्लान्ड, है ना। अब इसमें क्या है? नियोजन के आधार पे एक योजनाबद्ध प्लानिंग के तहत, एक बिना प्लान के तहत। इसको 2 भाग बांटेंगे। इसको बांटेंगे हम 2 भाग में। प्लान इकोनॉमी मतलब योजना, प्लान करके कोई काम करना है योजनाबद्ध तरीके से। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान इकोनॉमी, है ना। और एक हो गया गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, है ना। अर्थव्यवस्था मतलब नॉन प्लान्ड। आप सब देश का देखें कि कहाँ कहाँ प्लान्ड है, कहाँ कहाँ प्लान है। आप ऐसे नहीं समझेंगे। प्लान्ड योजना तरीका, प्लानिंग करके ऐसे कोई काम करते हैं, पहले पढ़ रहे हैं आप तो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो प्लान किए होंगे,
तो प्लान इकोनॉमी है आपका। अब प्लान एग्जाम का है, एक लड़का ऐसे फॉर्म भरा, एग्जाम दे दिया, तो नन प्लान है। तो भारत कैसा देश है, योजनाबद्ध भारत कैसा है, प्लान इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा है आपका भारत ले लीजिएगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, भारत कैसा अर्थव्यवस्था है, अगर पूछे नियोजन के आधार पे, प्लानिंग के आधार पर, तो भारत आपका, जैसे देखिए नीति आयोग क्या है, नीति आयोग कब आई, 2015 में। मोदी 14 में घोषणा किए थे, 15 में आया। नीति आयोग का फुल क्या होता है, नेशनल आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूछता है नीति आयोग कब आया, 2015 में। नीति आयोग फुल क्या, ये नीति आयोग किसके जगह पर आया, योजना आयोग की जगह पर। कब आया, किसका आया, योजना आयोग। देखिए योजना आयोग ही था हमारा प्लानिंग कमीशन ही था हमारे पास। हमारे प्लानिंग कमीशन जो है आपको 15 मार्च 1950 को बना था, नेहरू के टाइम में। 15 मार्च, देखिए योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था। इस योजना आयोग को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। कब, 2014 में घोषणा किया, समाप्त होगा 2014 में। 14 में आपको जो है सो उसकी जगह पर कौन आया, योजना आयोग की जगह पर कौन आया, नीति आयोग आया। ये भी प्लानिंग करता था, इसका भी प्लानिंग था 5 वर्षीय। इसका प्लान क्या था, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का भारत का प्लान बनाता था कि हमारा इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए। 5 वर्ष का प्लान बनाता था कौन, पंचवर्षीय योजना बनाता था। पंचवर्षीय योजना पढ़ते होंगे, 1951 से जो आया था 55 तक ऐसे करते चलेगा। फिर आपका है ना 51 से 55, फिर आपका 56 से 61, इस तरह से प्रथम, द्वितीय, हेराल्ड डोमर, महालनोबिस मॉडल, है ना, इस तरह से मॉडल से आप लोग हम पढ़ेंगे आगे। तो आपका योजना आयोग 5 वर्ष का योजना बनाता था, और आपका ये पंचवर्षीय योजना था, बनाने का काम करता था योजना आयोग। इसको लागू करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल एंड डेवलपमेंट, एनडीसी इसको कहते हैं, काउंसिल, एनडीसी। इसकी गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 का। इसका एनडीसी का पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि एनडीसी गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को। इसका काम क्या था, एनडीसी का काम क्या था, ये योजना आयोग जो प्लानिंग बनाता था, योजना आयोग जो प्लान बनाता था 5 वर्ष का जो प्लान बनाता था, उस 5 वर्ष पर मोहर लगाने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। क्लियर है ना। योजना आयोग कब आया, 15 मार्च 1950 को। इसका काम क्या था, 5 वर्ष का प्लान बनाना, और इस पर मोहर कौन लगाता था, इसको पारित कौन करता था, माने सहयोग सहमति कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। प्लानिंग कमीशन जो है पंचवर्षीय योजना कितना आया, 12 पंचवर्षीय योजना है, 12 को आगे चर्चा करेंगे इसका। इसको हटा करके मोदी सरकार ने क्या लाया, नीति आयोग लाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका आप क्या कहें, इसका काम क्या है, ये 15 वर्ष का एक्शन प्लान लाता है, 15 वर्ष का एक्शन प्लान नहीं, 15 वर्षीय विजन प्लान, 7 वर्ष का 7 वर्ष एक्शन, और 3 वर्ष का काम करने का। इस तरह से इसका काम है। 25 वर्ष का विजन देखता है, और 15 वर्ष पहले प्लानिंग, 15 वर्ष का आगे सोचता है कैसे काम इकोनॉमी करना है। फिर 7 वर्ष का आपका एक्शन प्लान, 3 वर्ष का, इस तरह का काम इसको नीति आयोग, आगे चर्चा इसका भी होगी। ये आपका हो गया। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, प्लान इकोनॉमी है। और वो गैर प्लान जो प्लानिंग नहीं करता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, गैर प्लान। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए, और एक ये सब पूछता ज़्यादा नहीं है, इसलिए खाली आपको बता रहे हैं, थाउट आपके पास होना चाहिए। जहाँ पूछता है हम इंडिकेट कर दिए हैं। ये पूछता है राष्ट्रीय विकास योजना आयोग, नीति आयोग, सब तो जीके ही है, सब तो आपका वही है, समझा रहे हैं सिर्फ हमको, ठीक ना। चलिए अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, एक भाग में और बांट देते हैं, इसको वर्गीकरण कर देते हैं एक आधार पे।
एक कर दीजिए निर्भरता के आधार पे, निर्भरता के आधार पे वर्गीकरण, मतलब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कर दिए। निर्भरता मतलब समझते हैं ना जी, डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर होना, किस पर निर्भर है नहीं है, इस पे बांटेंगे हम। तो देखते हैं आपको, एक होता है इसका आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक होता है गैर आत्मनिर्भर, गैर आत्मनिर्भर, एक होता है आश्रित, फुल्ली आश्रित अर्थव्यवस्था। बस ये बांट दिया, सही, हम पूछता नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा। आत्मनिर्भर समझ रहे हैं, जो अपने पर निर्भर हो। निर्भरता के आधार पर जो अर्थव्यवस्था भारत कैसा हो सकता है, किसमें हो सकता है, गैर आत्मनिर्भर है कि आश्रित है कि आत्मनिर्भर है। तो इकोनॉमी मेरा आत्मनिर्भर है, तो आत्मनिर्भर व्यवस्था जो अपने आप निर्भर हो। गैर आत्मनिर्भर जो दूसरे पर भी डिपेंड हो, सहयोग लेता हो ज़्यादा। गैर आश्रित जो फुल्ली डिपेंड दूसरे पर हो, दूसरे पर ही डिपेंड हो, वैसी अर्थव्यवस्था को आश्रित कहते हैं, किसी पर आश्रित रहना, है ना। ये आश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ये हम लोग बांटे किस पे, निर्भरता के आधार पे। इकोनॉमी का बांटने का क्लासिफिकेशन हो गया, हम लोग बांटने का तरीका हो गया इसका। तो आज हम लोग क्या देखें, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। और क्या देखें, वर्गीकरण किए अर्थव्यवस्था का, कैसे किए, राज्य सरकार के आधार पर किए, सरकार की भूमिका जहाँ पर ज़्यादा होगी उसके आधार पर किए, सरकार की भूमिका है या नहीं है। तो उसमें क्या बोले, पूंजीवादी या निजी कहिए, उदारवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोले। दूसरा उसमें सरकारी अर्थव्यवस्था कहिए या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहिए। तीसरा मिश्रित जो भारत है, विकास के आधार पर बांट लिए। सरकार के आधार पर विकास पर विकसित, अल्प विकसित, अविकसित बांट दिए। प्लानिंग के आधार, योजना के आधार पर योजनाबद्ध, गैर योजनाबद्ध बांट दिए। क्षेत्र के आधार पर कृषक, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र बांट दिए। इस तरह से हम लोग आप 6 भाग में 6 आधार पे, निर्भरता के आधार पर बांट दिए। इसलिए हम लोग काम किए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग देखेंगे 2 बार दोस्तों और समझ में आ जाएगा। और चैनल आपका है, आप अपना इसको लाइक सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं दोस्तों, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, बढ़ाइए इसको। थैंक यू।